हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। प्रीवियस वीडियो में हमने 20 क्वेश्चन तक कर लिए थे, तो अब हम उससे आगे के देखते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, द नर्स हैज़ अ प्री ऑप ऑर्डर टू एडमिनिस्टर वेलम और डाइज़ेपम 10 mg एंड फिनार्जिन, जिसको हम प्रोमेथाजिन भी बोलते हैं, 25 mg। द करेक्ट मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग दिस मेडिकेशन इज़ टू। एक पेशेंट है जिसके प्री ऑप ऑर्डर में हमें, प्री ऑप मतलब आपके ऑपरेट करने से पहले उसको जो है वो हमें ड्रग जो है वो एडमिनिस्टर करनी है, डाइज़ेपम और फिनार्जिन। तो इनको हम, इसका करेक्ट मेथड क्या है इनको एडमिनिस्टर करने का? ऑप्शन फर्स्ट है, एडमिनिस्टर द मेडिकेशन टुगेदर इन वन सिरिंज। ऑप्शन बी, एडमिनिस्टर मेडिकेशन सेपरेटली। ऑप्शन सी, एडमिनिस्टर द वेलम एंड देन वेट 5 मिनट एंड देन इंजेक्ट द फिनार्जिन। और ऑप्शन डी, क्वेश्चन द ऑर्डर बिकॉज दे कैन नॉट बी गिवन एट द सेम टाइम। तो जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन बी, एडमिनिस्टर द मेडिकेशन सेपरेटली। ये जो दोनों मेडिसिन है इनको सेपरेटली हमें पेशेंट को देना है, अलग अलग सिरिंज में। वन सिरिंज में इनको नहीं देना है, क्योंकि डायज़ेपम हमेशा हमें अलग से ही देनी होती है। और ऐसा नहीं है कि हमें डायज़ेपम देने के बाद हमें 5 मिनट वेट करना है, उसके बाद हमें फिनार्जिन देनी है। ऐसा कुछ नहीं है, हम डायज़ेपम देने के बाद हम फिनार्जिन दे सकते हैं। और क्वेश्चन नहीं, हमें क्वेश्चन नहीं करना है फिजिशियन से, क्योंकि ये दोनों मेडिसिन जो है वो हम दे सकते हैं साथ साथ में, ऐसा कोई इशू नहीं है इनको लेके। आपकी जो डाइज़ेपम है वो आपकी एंटी एंजाइटी की तरह यूज़ होती है, और फिनार्जिन आपकी एंटी एमेटिक की तरह। नेक्स्ट है, अ क्लाइंट विथ फ्रीक्वेंट यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन आस्क द नर्स हाउ सी कैन प्रिवेंट द रीअकरेंस, द नर्स शुड टीच द क्लाइंट टू। एक पेशेंट है जिसको फ्रिक्वेंटली यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता रहता है, तो वो पूछ रही हैं कि कैसे वो वापस उसको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन ना हो, इससे वो बच सकती हैं। तो नर्स उसको क्या टीच करेगी? ऑप्शन ए, डाउच आफ्टर इंटरकोर्स। ऑप्शन बी, वॉइड एवरी 3 आवर। ऑप्शन सी, ऑब्टेन यूरिन एनालिसिस मंथली। और ऑप्शन डी, विप फ्रॉम बैक टू द फ्रंट आफ्टर वॉइडिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, वॉइड एवरी 3 आवर्ली। एवरी 3 आवर्ली वॉइड करने के लिए उसको इसलिए बोलना है क्योंकि जब ब्लैडर में यूरिन जो है वो स्टैक होता है, स्टैग्नेशन होता है उसका, जब उसी में रहता है ब्लैडर में, अगर ज़्यादा टाइम तक अगर यूरिन स्टोर रहता है तो वहाँ पे बैक्टीरिया जो है वो ग्रोथ करने लग जाते हैं, और उसकी वजह से इन्फेक्शन के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। इंटरकोर्स के बाद डाउट करने का इससे कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन से। मंथली यूरिन एनालिसिस करने से हम उसको प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं कि उसको नहीं होगा। एनालिसिस करने से तो हमें पता चलेगा कि उसको इन्फेक्शन है या नहीं है, इसका प्रिवेंशन से कोई लेना देना नहीं है। विप फ्रॉम बैक टू फ्रंट आफ्टर वॉइडिंग, नहीं, हमें बैक से फ्रंट की तरफ जो है वो वाइप नहीं करना है, हमें फ्रंट से बैक की तरफ जो है वो वाइप करना है, ताकि उससे जो है वो क्लीनिंग का सही मेथड वो फ्रंट से बैक की तरफ हमें करना होता है। नेक्स्ट है, विच टास्क शुड बी असाइन टू नर्सिंग असिस्टेंट। इसमें जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से कौन सा जो टास्क है वो हमें नर्सिंग असिस्टेंट से हम करवा सकते हैं। नर्सिंग असिस्टेंट जो कि नर्स की हेल्प के लिए होते हैं उनको बोलते हैं। तो फर्स्ट है, प्लेसिंग द क्लाइंट इन शैकल्स, उनकी पेशेंट को जो है वो हमें ऐसे जैसे जेल में बंद करके रखते हैं, तो उसको बंद करके रखना है। क्या ये टास्क हम नर्सिंग असिस्टेंट को दे सकते हैं? ऑप्शन बी है, एम्प्टी द फॉलिस कैथेटर ऑफ द प्री एक्लेप्टिक क्लाइंट, की जो प्री एक्लेप्टिक पेशेंट होते हैं उनका जो फॉलिस कैथेटर है उसको एम्प्टी करने का काम क्या हम नर्सिंग असिस्टेंट से करवा सकते हैं? ऑप्शन सी, फीडिंग द क्लाइंट विद डेमेंशिया, एक डेमेंशिया का पेशेंट है, क्या उसको खाना खिलाने का काम हम नर्सिंग असिस्टेंट को दे सकते हैं? या ऑप्शन डी, एम्बुलेट द क्लाइंट विद द फ्रैक्चर्ड हिप, की एक पेशेंट का हिप जो है वो फ्रैक्चर हो रखा है, उसको एम्बुलेशन करवाना है, तो क्या हम ये नर्सिंग असिस्टेंट को बोलेंगे कि आप इसको करवा लीजिए? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, एम्प्टी द फोली कैथेटर, सॉरी, ऑप्शन सी, फीडिंग द क्लाइंट विद डिमेंशिया। क्यों? क्योंकि डेमेंशिया का पेशेंट है, उसको हमें खाना खिलाना है, ये इसमें कोई ऐसे साइंटिफिक रीज़न इसके पीछे नहीं है कि जिसकी वजह से हम नर्सिंग असिस्टेंट को ये करने को ना बोलें। किसी को बंद करना, सैक्रेशन में बंद करना, जेल की तरह उसको बंद करना, उसके लिए आपके डॉक्टर्स और आरएन जो है वो उसको डिसाइड करती हैं कि किसी के साथ ऐसा करना है या नहीं, ये हम कर सकते हैं कि नहीं। तो उसमें नर्सिंग असिस्टेंट जो हैं वो ऑथराइज नहीं होते हैं।
ऑप्शन बी है एम्प्टी द फॉलिक कैथेटर ऑफ द प्री एक्लेप्टिक क्लाइंट, कि कोई प्री एक्लेप्सिया का पेशेंट है तो उसका जो फॉलिस कैथेटर है उसको एम्प्टी करने का हम नर्सिंग असिस्टेंट को नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि प्री एक्लेप्सिया में आपको पता है कि बच्चे सॉरी जो पेशेंट होता है उसका बीपी जो है वो काफ़ी हाई रहता है और पेशेंट को एडिमा भी होता है। और आपको पता होगा कि हम डायूरेटिक्स वगैरह भी देते हैं प्री एक्लेप्टिक क्लाइंट को, ताकि प्री एक्लेप्टिक जो क्लाइंट होते हैं उनको, ताकि जो यूरिन जो एक्स्ट्रा एक्यूमुलेटेड जो फ्लूइड रहता है वो आपका जो है वो यूरिन के थ्रू जो है वो बाहर हो जाए और आपके एडिमा और बीपी जो है वो कम हो जाए। तो यूरिन आउटपुट नर्सिंग असिस्टेंट से खाली करवाना ये सही नहीं होगा, क्योंकि अगर ये आरएन मतलब कि कोई नर्स अगर करेगी तो वो देखेगी कि कितना आउटपुट जो है वो आ रहा है, तो फिर वो डिसाइड कर सकते हैं कि जो हम अगर उसको कुछ थेरेपी चल रही है डायूरेटिक्स की तो उससे उसका हमें इफेक्टिवनेस भी पता चलेगा। और हमें हमारा एक इसमें गोल भी होता है प्री एक्लेप्टिक क्लाइंट में कि हमें जीएफआर जो है वो बढ़ा के रखना है, मतलब यूरिन आउटपुट जो है वो हमें मेंशन करना एक टास्क होता है हमारा, वो हमें क्लोजली मॉनिटर करना होता है। तो ये काम हम वो नर्सिंग असिस्टेंट से नहीं करवा सकते। एम्बुलेटिंग क्लाइंट विथ फ्रैक्चर्ड हिप, अगर हिप फ्रैक्चर्ड है और उसको एम्बुलेट करवाना है तो इसमें या तो फिजिकल थेरेपिस्ट जो होते हैं वो हेल्प करते हैं या तो फिर नर्स जो है वो इसमें हेल्प करती है। नर्सिंग असिस्टेंट के भरोसे हम उस पेशेंट को एम्बुलेशन के लिए नहीं छोड़ सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्लाइंट हैज़ रिसेंटली रिटर्न फ्रॉम हैविंग अ थायरॉयडेक्टमी, द नर्स शुड कीप विच ऑफ द फॉलोइंग एट द बेड साइड। एक पेशेंट जो है वो थायरॉयडेक्टमी के बाद जो है वो वापस आपका आया है, तो इनमें से चार ऑप्शन में से वो कौन सी चीज़ है जो उसके बेड के साइड में रखनी है? ऑप्शन फर्स्ट है ट्रैकियोस्टमी सेट, ऑप्शन बी पैडेड टंग ब्लेड, या सी एंडोट्रैकियल ट्यूब, या डी एन एयरवे। तो जो पैडेड टंग ब्लेड हैं ये हमें जो सीजर वाले पेशेंट होते हैं तो उसमें हमें ये रखने होते हैं, आपके जो थायरॉयडेक्टमी के जो पेशेंट होते हैं उसमें रखने की हमें ज़रूरत नहीं होती है। एयरवे जो है वो भी हम अगर जो हमारे सीजर वाले जो पेशेंट होते हैं उसमें रखते हैं। अगर हमें सीजर आने से पहले और स्टेज में अगर पता चल जाए तो हम वो एयरवे जो है वो यूज कर सकते हैं उसके एयरवे प्रिवेंशन के लिए। बाकी हम इसको थायरॉयडेक्टमी के टाइम पे यूज़ नहीं करते हैं इसका। अब ऑप्शन आपके पास बचते हैं ट्रैकियोस्टमी सेट और एंडोट्रैकियल ट्यूब। तो आपका जो इसमें राइट आंसर है वो है ट्रैकियोस्टमी सेट। क्यों? क्योंकि पेशेंट को जो है वो ट्रैकियल एडिमा हो जाता है थायरॉयडेक्टमी के बाद में, तो ट्रैकियल एडिमा से कॉप अप करवाने के लिए हमें ट्रैकियोस्टमी करनी ज़्यादा हमारे लिए एडवांटेजेस होगा एंडोट्रैकियल ट्यूब से। तो इसमें जो मैं मोस्ट प्रायोरिटी आंसर होगा वो ट्रैकियोस्टमी सेट होगा। नेक्स्ट है द फिजिशियन हैज़ ऑर्डर्ड हिस्टोप्लाज्मोसिस टेस्ट फॉर द एल्डरली क्लाइंट, द नर्स इज अवेयर दैट हिस्टोप्लाज्मोसिस इज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन बाय। हिस्टोप्लाज्मोसिस का टेस्ट करवाना है और तो वो ये पूछ रहा है कि हिस्टोप्लाज्मोसिस किससे फैलता है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है कैट, बी डॉग्स, सी टर्टल्स, या डी बर्ड्स। तो आपका हिस्टोप्लाज्मोसिस जो है वो बर्ड्स से फैलता है, ये आपको याद रखना है। What's the first intervention for a patient experience chest pain and PO2 of 89%? अगर कोई पेशेंट है जिसको चेस्ट पेन एक्सपीरियंस हो रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है और उसका PO2 89% है, तो उसका जो प्रायोरिटी इंटरवेंशन है वो क्या होगा? मतलब जो फर्स्ट इंटरवेंशन है वो क्या होगा? फर्स्ट है एडमिनिस्टर मॉर्फिन, या एडमिनिस्टर ऑक्सीजन, सी एडमिनिस्टर सब लिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन, और ऑब्टेन ईसीजी। तो जो इसका राइट आंसर है वो है एडमिनिस्टर ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि हमें सबसे पहले उसको ऑक्सीजन देना है ताकि जो और कार्डियक जो आपके कार्डियक टिश्यू है उनका डैमेज ना हो, उसको रोकने के लिए फर्दर डैमेज और ना हो हमें पहले ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो करनी है, उसके बाद ही हम मॉर्फिन और एंटीजी की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग साइन एंड सिम्टम यूजुअली सिग्निफाइज रैपिड एक्सपेंशन ऑफ एन अब्डोमिनल आयोटिक एन्यूरिज्म। इसमें जो ये लिखा हुआ है इम्पेंडिंग रप्चर, ये आपको इसमें नहीं देखना है, क्योंकि इम्पेंडिंग रप्चर और एक्सपेंशन रैपिड एक्सपेंशन ये अगर अलग अलग क्वेश्चन में हमें ये देखने होते हैं, दोनों में से किसी एक का ही आंसर कर सकते हैं। अगर ये दोनों इसमें अवेलेबल है तो फिर हमें कन्फ्यूजन हो सकती है कि कौन सा आंसर इसमें से राइट होगा। तो अभी आप इसमें सिर्फ रैपिड एक्सपेंशन ऑफ एन अब्डोमिनल आयोटिक एन्यूरिज्म इतना ही समझें, जो इम्पेंडिंग रप्चर है उसको एक बार साइड में कर लें। तो विच ऑफ द फॉलोइंग साइन एंड सिम्टम यूजुअली सिग्निफाइज रैपिड एक्सपेंशन ऑफ एन अब्डोमिनल आयोटिक एन्यूरिज्म।
तो इसमें से वो कौन सा साइन एंड सिम्टम है जो कि सिग्निफाई करता है कि ये अब्डोमिनल आयोटिक एन्यूरिज्म जो है वो रैपिडली एक्सपेंड हो रहा है। फर्स्ट है अब्डोमिनल पेन, सेकंड है एब्सेंट पेडल प्लस, ऑप्शन सी चेस्ट पेन और डी लोअर बैक पेन। तो जो इसका राइट आंसर है वो आपका लोअर बैक पेन है, क्योंकि जैसे ही एन्यूरिज्म आपका आयोटिक एन्यूरिज्म जो है वो रैपिड एक्सपेंशन करता है तो वो आपका पेन अब्डोमिनल पेन से होके आपका लोअर बैक की तरफ शिफ्ट हो जाता है। अब्डोमिनल पेन इम्पेयर्ड सर्कुलेशन के टाइम पे हमें देखने को मिलता है, और पेडल प्लस आपकी तब एक्सपेंशन होती है, अपसेंट होती है जब रप्चर हो जाए। अगर आपका आयोटिक एन्यूरिज्म रप्चर हो जाए तो उस कंडीशन में आपकी पेडल प्लस अपसेंट होती है, और चेस्ट पेन आपके पल्मोनरी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसकी वजह से होती है। आयोटिक एन्यूरिज्म में इसका कोई लिंक नहीं बनता है। तो मैंने आपको बताया था कि अभी आप फिलहाल इसमें रैपिड एक्सपेंशन ही पढ़े, इसको समझे। क्यों? क्योंकि अगर रैपिड एक्सपेंशन अगर हम पढ़ते हैं इस क्वेश्चन में सिर्फ, तो इसका आंसर लोअर बैक पेन है। लेकिन अगर हम रैपिड एक्सपेंशन को निकाल के अगर इसको रप्चर के अकॉर्डिंग पढ़े कि रप्चर हो चुका है आपका एयोटिक एन्यूरिज्म, तो फिर इसका आंसर जो है वो अब्सेंट पेडल पल्स हो जाएगा। तो इसलिए मैंने आपको बोला कि आप इन दोनों में से कोई एक ही चूज़ करें, दोनों वर्ड ये एक साथ नहीं रखें। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कार्डियोमायोपैथी डज कार्डियक आउटपुट रिमेन नॉर्मल। इनमें से कौन सी कार्डियोमायोपैथी में आपका जो कार्डियक आउटपुट है वो नॉर्मल ही रहेगा। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि कार्डियोमायोपैथी क्या होता है। कार्डियोमायोपैथी जो है वो एक डिजीज़ है हार्ट की, मायोकार्डियम जो लेयर होती है उसका उसमें जो है वो स्ट्रक्चरल चेंजेस हो जाते हैं। थ्री टाइप की ये होती हैं आपकी कार्डियोमायोपैथी, जिसमें से आपका एक है डाइलेटेड, दूसरा है आपका हाइपरट्रॉफी और तीसरा है रिस्ट्रिक्टिव। जो डाइलेटेड कार्डियोमायोपैथी है ये आपकी इसमें जो है वो आपका डायलेशन हो जाता है, आपके जो चारों चैम्बर्स हैं हार्ट के, वो चारों चैम्बर्स में आपका डायलेशन हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। हाइपरट्रोफाइड में आपकी जो है वो हाइपरट्रॉफी हो जाती है आपके इसके चैम्बर्स की, मेनली उसमें लेफ्ट चैम्बर आपका आता है, उसमें हाइपरट्रॉफी हो जाती है। और इसमें आपको हार्ट ट्रांसप्लांटेशन हम करवा सकते हैं, या मायोक्टमी भी इसमें हम कर सकते हैं। तीसरा है आपका रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी, इसमें भी हार्ट ट्रांसप्लांटेशन की जो है वो नीड होती है, और ये जो रिस्ट्रिक्टिव है ये आपकी जेनेटिक कंडीशन है, अगर आपकी फैमिली में रन कर रही है तो ये फिर नेक्स्ट जनरेशन में भी ये हो सकती है। तो जो इसका आंसर है कि जिसमें आपका कार्डियक आउटपुट जो है वो नॉर्मल रहता है, कौन सी ऐसी कार्डियोमायोपैथी है जिसमें कार्डियक आउटपुट आपका नॉर्मल रहता है, तो वह आपका हाइपरट्रॉफिक। हाइपरट्रॉफिक में आपकी जो कार्डियक आउटपुट है वो नॉर्मल तक ही रहता है, ऐसा नहीं कहेंगे कि नॉर्मल ही रहेगा, लेकिन वो नॉर्मल तक ही रहता है, क्योंकि इसमें भी दो टाइप होते हैं, ऑब्स्ट्रक्टेड और नॉन ऑब्स्ट्रक्टेड। तो जो ऑब्स्ट्रक्टेड होता है उसमें हमें जो है वो इजेक्शन ऑफ ब्लड में जो है वो दिक्कत होती है, लेकिन जो नॉन ऑब्स्ट्रक्टेड है उसमें दिक्कत नहीं होती है इतनी, तो वहाँ पे आपको कार्डियक आउटपुट की कार्डियक आउटपुट जो है वो आपका जो है वो नॉर्मल ही हमें देखने को मिलता है। तो इसका आंसर आपका हाइपरट्रॉफिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following interventions should be your first priority when treating a patient experience chest pain while walking। आपका कौन सा इंटरवेंशन आपका प्रायोरिटी होगा जब एक पेशेंट को चेस्ट पेन हो रहा है ड्यूरिंग वॉकिंग, वो वॉक कर रहा है उसको चेस्ट पेन हो रहा है, तो सबसे पहले आप करेंगे, क्या इंटरवेंशन करेंगे। ऑप्शन फर्स्ट है हैव द पेशेंट सिट डाउन, पेशेंट को बिठा देना है। ऑप्शन बी गेट द पेशेंट बैक टू बेड। ऑप्शन सी ऑब्टेन एन ईसीजी, और ऑप्शन डी एडमिनिस्टर सम लिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन। तो जो इसका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन फर्स्ट हैव द पेशेंट सिट डाउन। तो जब भी पेशेंट को ऐसे कहीं चेस्ट पेन हो रहा है तो सबसे पहले हमें ऑक्सीजन की डिमांड को कम करना है, ऑक्सीजन के कंजप्शन को हमें कम करना है, और उसके लिए पेशेंट जहाँ भी है उसको वहीं पे बिठा दो। जैसे ही वो नॉर्मल हो जाए थोड़ा बहुत, फिर उसके बाद आप उसको उसके बेड तक ला सकते हो, और उसके बाद आपको उसकी ईसीजी और आपको एनटीजी वगैरह उसको देना है। लेकिन जो फर्स्ट एक्शन है वो उसका फर्स्ट यही है कि जहाँ भी वो है उसको वहीं पे बिठा दो, ताकि उसकी हार्ट की जो नीड है ऑक्सीजन की, जो बॉडी की नीड है वो आपकी कम हो जाए, और जो अगर उसको अटैक भी है अगर एमआई वगैरह का, तो जो डैमेज है जो वो कम हो सकता है। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग पोजिशंस वुड बी बेस्ट एड ब्रीदिंग फॉर अ पेशेंट विद एक्यूट पल्मोनरी एडिमा। कि इनमें से कौन सी जो पोजीशन है वो बेस्ट होगी एक पल्मोनरी एडिमा पेशेंट के लिए।
ऑप्शन फर्स्ट लाइंग फ्लैट इन बेड, ऑप्शन बी लेफ्ट साइड लाइंग पोजीशन, ऑप्शन सी हाई फाउलर्स पोजीशन और ऑप्शन डी सेमी फाउलर्स पोजीशन। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी हाई फाउलर्स पोजीशन, क्योंकि हाई फाउलर्स पोजीशन में आपका वेनस रिटर्न जो है वो कम हो जाता है, तो उसकी वजह से आपकी जो ब्रीदिंग जो है वो इफेक्टिव पेशेंट जो है वो कर पाएगा। फ्लैट पोजीशन या लेफ्ट साइड लाइन पोजीशन लेने से वेनस रिटर्न पे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, और वेनस रिटर्न आता रहता है, तो वेनस रिटर्न अगर ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली उसको ब्रीदिंग में दिक्कत तो होगी, क्योंकि एडिमा जो है वो पल्मोनरी में है, पल्मोनरी एडिमा है, तो उसकी वजह से उसको दिक्कत होगी। तो पल्मोनरी एडिमा के टाइम पे हमें यही करना होता है कि जितना हो सके हमें जो है वो वेनस रिटर्न कम लाना है। तो अगर उसको हाई फाउलर्स में रखेंगे तो वेनस रिटर्न कम होगा, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से आपका थोड़ा कम आएगा वेनस रिटर्न, तो उसकी वजह से उसको कम जो है वो प्रॉब्लम होगी। इससे आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।